पिछले भाग में आपने देखा कि निखिल अपने पर्स से कार्ड निकालकर नर्स की तरफ आगे बढ़ाता है। कृतिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही नर्स ने निखिल के हाथ से उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया। मेरे साथ आइए सर। कृतिका भी दोनों के पीछे पीछे पेमेंट काउंटर तक आ गई। अनिरुद्ध को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कृतिका की हेल्प क्यों नहीं की। बेचारा करता भी क्या, इतनी बड़ी रकम उसके अकाउंट में भी इस वक्त नहीं थी। फाइनली पेमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में चले गए। कृतिका के ऑपरेशन थिएटर के पास वापस आते आते ऑपरेशन थिएटर का रेड लाइट जल चुकी थी। अचानक से अनिरुद्ध का फ़ोन बजा। उसे अर्जेंटली कहीं जाना था। कृतिका इस बात से नाराज नहीं हुई। अनिरुद्ध, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा काम तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं कैसे? कृतिका ने उसे समझाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब मुझे हर वक्त माँ के साथ रहना है। अभी तुम जाकर अपनी स्टोरी पे काम करो। मैं नहीं चाहती कि सोनाली से जुड़े मैटर में कोई और रिपोर्टर तुमसे आगे निकल जाए। उस वक्त अनिरुद्ध अपने कोवर्कर्स के अलावा अदर रिपोर्टर्स को भी लेकर आया था और आने से पहले यह न्यूज़ भी वायरल कर दी थी कि सोनाली और उसकी फैमिली यहाँ हॉस्पिटल आए हुए हैं। उसे डर था कि वह अकेले कृतिका की हेल्प नहीं कर पाएगा। इस स्कैंडल की शुरुआत में बाकी कोई रिपोर्टर सोनाली की पिक्चर नहीं ले पाया था, लेकिन आज उनके पास सोनाली के साथ साथ उनकी फैमिली के पिक्चर्स थे। वह जल्दी अपनी अपनी स्टोरी पे काम शुरू कर देते। वैसे भी यहाँ रुककर तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। तुम्हारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। मुझे तो यहीं रुकना है। जैसे ही माँ बाहर आएंगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, कृतिका ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा। इसके अलावा वह अनिरुद्ध को अपना काम करने से रोकना भी नहीं चाहती थी। अनिरुद्ध ने एक नज़र फिर से निखिल को देखा और तेज कदमों से जाने लगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत मुझे कॉल करना। कार्डियक बाईपास सर्जरी कोई सिंपल सर्जरी नहीं थी। कृतिका ने परेशानी में अपनी हथेलियों को पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। तभी उसके चेहरे के सामने एक गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप आ गया। उसकी खुशबू से कृतिका को थोड़ी राहत मिली। ऊपर देखने पर उसने देखा कि निखिल उसके लिए वह कॉफ़ी लेकर आया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह कब वहाँ से गया और वापस भी आ गया। थोड़ी कॉफ़ी पी लो, अच्छा लगेगा, निखिल ने कहा। थैंक्स। यह कहते हुए दोनों हाथों से कॉफ़ी का कप पकड़ लिया। कप को छूते ही उसकी गर्मी से उसके पूरे बदन को थोड़ी गर्माहट सी मिली। यह वो पल था जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ हमेशा ही काफ़ी ठंडा रहता है। निखिल ने भी यही बात नोटिस की। कृतिका ने कुछ सिप लिए। उस कॉफ़ी की माइल्ड, स्वीट और क्रीमी टेस्ट ने लगभग उसकी थकान मिटा दी। माँ की सर्जरी हो जाने तक मैं कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही उनकी सर्जरी हो जाएगी मैं घर जाकर पैसे लेकर वापस आऊँगी और आपको दे दूँगी। कृतिका ने यह बड़ी ही धीमी और प्यारी आवाज़ में कहा था। जो भी हो, निखिल ने आज उसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी। वह चाहती तो सर्जरी के दौरान पैसे लाने घर जा सकती थी, लेकिन इससे वो अनुराधा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती।
वैसे परेशान तो वो अब भी थी, लेकिन कम से कम वो अनुराधा के नज़दीक तो थी। इस बार सच में आपका बहुत बहुत थैंक्स। निखिल ने अपनी भौहें उठाई। क्या उसने उसका पीछा इसलिए किया कि वो बाद में उसे उसके दिए पैसे लौटा दे? उसे लगता है मेरे लिए छोटी रकम कोई मायने रखती है? पैसे के बारे में मत सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसे सच में पैसों की परवाह नहीं थी, उसे तो बस कृतिका की परवाह थी। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हुई, दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। कृतिका भागकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, माँ ठीक तो है ना? डोंट वरी, ऑपरेशन वेंट स्मूथली, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका की जान में जान आ गई। उसने एक लंबी सांस ली। तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर से उसकी माँ को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। अनुराधा के चेहरे पे एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही एनेस्थेसिया दिए जाने के कारण वो अभी भी बेहोश थी। अनुराधा को वापस से उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। कृतिका भी उनके साथ कमरे में आ गई। वहाँ अंबिका आंटी और कैलाश अंकल पहले से ही थे। उनके चेहरे पे अनुराधा के लिए परेशानी साफ दिख रही थी। वैसे दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर कृतिका के साथ ही थे, लेकिन चूंकि अंबिका आंटी खुद भी पेशेंट थी, तो कृतिका ने कैलाश अंकल से रिक्वेस्ट कर दोनों को उनके कमरे में वापस भेज दिया था। कैलाश अंकल भी ये समझते थे कि वो कृतिका की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो दोनों वहाँ रहते तो कृतिका को ही उनका ख्याल रखना पड़ता। वह पहले से ही अनुराधा के लिए परेशान थी। उन्हें गिल्ट फील होता अगर उस सिचुएशन में भी कृतिका को उनका ख्याल रखना पड़ता। अंबिका आंटी ने कृतिका से अनुराधा के लिए परेशान होते हुए पूछा, कृतिका, तुम्हारी माँ ठीक है ना? कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आंटी, माँ ठीक है। कृतिका ने आगे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मेरे कारण आप दोनों को इतनी प्रॉब्लम्स हुई। अरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई बेटा, क्या तुम बार बार कभी थैंक्स कभी सॉरी कहती रहती हो? अंबिका आंटी ने कृतिका को प्यारी सी थपकी देते हुए कहा। प्रॉब्लम कैसे नहीं हुई आंटी, देखिए तो कितना थक गए आप दोनों मेरे कारण। बिल्कुल सही, अंबिका आंटी ने जम्हाई लेते हुए कहा। वही मैं सोचूं कि आज इतनी जोर की नींद मुझ बुढ़िया को कैसे आ रही है। अब जब तुम्हारी माँ ठीक है तो मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुद्धूराम यहीं है, उनसे कह देना। बुद्धूराम कैलाश अंकल को अंबिका आंटी का दिया निकनेम था। अभी अंबिका आंटी अपने बेड पर जाने ही वाली थी कि उनका ध्यान कृतिका के पीछे पीछे आए निखिल पे गया। वो बस उसे देखते ही रह गई। हे, इस हॉस्पिटल के माहौल में काफ़ी लंबे वक्त बाद उन्हें कोई इतना हैंडसम लड़का दिखा था। अंबिका आंटी के लिए तो निखिल ओबराय उनके बेटे के उम्र का था, लेकिन उसके लंबे कद और मनमोहक पर्सनालिटी ने उनका ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। बाप रे, ये मुंडा इतना गुड लुकिंग कैसे हो सकता है? जैसे ही निखिल ने कमरे में कदम रखा, वो उसके चेहरे की दमक से और खूबसूरती से अंधी सी हो गई थी। अंबिका आंटी के एक्सप्रेशन से शॉक कृतिका ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरा दोस्त है। जवाब देने के बाद कृतिका ने एक पल के लिए निखिल को देखा। निखिल को दोस्त कहना सही तो नहीं था, क्योंकि वह उससे बस 2 बार ही मिली थी, लेकिन अंबिका आंटी और कैलाश अंकल से
उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इससे अच्छा कोई और वर्ड उसके पास नहीं था। वह सच में उसे ठीक से जानती तक नहीं थी, लेकिन निखिल को उसका दोस्त कहलाने में कोई परेशानी नहीं थी। उसने तो अंबिका आंटी को कैलाश अंकल से बड़ी ही रिस्पेक्टफुली बात की। उसके इस बर्ताव से कृतिका हैरान रह गई। निखिल आखिर चाहता क्या है? कृतिका ने अनुराधा की तरफ देखा। वह बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह मिडनाइट से पहले होश में नहीं आएंगी, या शायद उन्हें सीधे सुबह होश आए। मिस्टर निखिल, आज हॉस्पिटल आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन आपको कहीं और भी जाना था ना? कृतिका ने स्माइल के साथ कहा। आप जाकर अपने ज़रूरी काम को पूरा कर लीजिए। इसके अलावा निखिल का वहाँ रहना कृतिका को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, लेकिन उसके मन में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे निखिल उसे डांट रहा हो। उसकी इतनी हेल्प के बाद भी उसे वहाँ से भगाने की कोशिश में लगी हुई जो थी वह। निखिल ने अपनी होठ को अपने दांत से दबाते हुए कहा, मुझे अपना नंबर देना। कृतिका शॉक रह गई। आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए? निखिल ने कृतिका को छेड़ते हुए कहा, लगता है मेरे पैसे लौटाने का मन नहीं है तुम्हारा। मैं किसी का उधार लेकर भागने वाली लड़की नहीं। अगर मैंने कहा है कि मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी तो ज़रूर लौटा दूंगी। कृतिका ने यह कहने के बाद मन ही मन निखिल पर गुस्सा होते हुए कहा, थोड़ी देर पहले उसे पैसे की कोई जल्दी नहीं थी। वहाँ उस वक्त बस जेंटरस होने का दिखावा कर रहा था यह। निखिल के चेहरे पे कृतिका को चिढ़ाने वाली मुस्कान उभर आई। अगर तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं होगा तो तुम मुझे पैसे किस तरह से वापस लौटाओगी? ओह हाँ, कृतिका ने अपने माथे पे जोर से चमाट मारी। आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास आपका नंबर नहीं है। निखिल सही था, बिना उसके कॉन्टैक्ट नंबर के वह उससे किसी भी तरीके से मिल नहीं सकती थी। साथ ही सीधे ओबराय कॉरपोरेशन जाकर निखिल ओबराय से मिल पाना इम्पॉसिबल था। इससे आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।